हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। सो लास्ट वीक फ्रेंड्स हमने स्टार्ट किया था न्यूज़ इन प्लेसेस। देखा था हमने कि ऐसे कौन से स्थान है जो कि चर्चा में रहे, उस पर हम बात करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि हर साल यूपीएससी कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है कि वर्ल्ड मैप में अगर हम देखें तो ये पर्टिकुलर कंट्री कहाँ था, ये चर्चा में क्यों था। जैसे कि इस बार 2024 में आपने देखा वेनेजुएला का क्वेश्चन जो है वह आया हुआ था। तो बस इसी तरीके से हमें इन प्लेसेस को समझना है। तो इस बार देखो, इस वीक में चर्चा में रहा केन्या, बोलीविया, चाबहार, अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, श्योक रिवर, सेशेल्स, समशन द्वीप, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, बाल्टिक देश, बाल्टिक सागर एंड नाटो, है ना। इन सभी को हम पढ़ेंगे। तो ये आपके आज के टॉपिक्स हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये है आपके लिए टेलीग्राम चैनल, जिस टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लासेस का ये जो पीडीएफ है, नोट्स है, वह अवेलेबल हो जाता है, क्लास की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप इसको ज्वाइन कर ले, @मंजू PW UPSC वाला सर्च करके ज्वाइन कर ले, ठीक है। चलिए, तो देखो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड मैप को हमें, ऐसा नहीं है कि हमें एक एक चीज को, सारी चीजों को पढ़ना है, ठीक है। तो यूपीएससी के डिमांड अकॉर्डिंगली, जैसे कि मान लो इस बार चर्चा में रहा बोलीविया, तो अब हमें पता होना चाहिए कि ये नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में आखिर है कहाँ ये जो देश है, ठीक है। इसके अलावा हम एक देश की बात करने वाले जो है यहाँ पर केन्या, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम दो तरीके से चीजों को पढ़ते हैं। एक तो आपका होगा कि इसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स क्या है, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चंस यहां से भी पूछ देता है। और दूसरा हमें देखना है कि आखिर ये करंट में फिलहाल चर्चा में क्यों था, ठीक है। तो दो चीजों को हमें पढ़ना होता है। ज्यादा हम इस पे बात थोड़ी कम करेंगे, हाँ बता दूंगी, बट इस पे बात थोड़ी सी कम करेंगे। लास्ट टाइम काफी बच्चों ने कमेंट्स किए, आपको पसंद भी आई ये सीरीज। काफी बच्चों ने कमेंट्स किए कि मैम थोड़ा सा और डिटेल में जाए। तो हम बहुत डिटेल ज्यादा डिटेल में नहीं कर सकते, है ना। थोड़ा सा आपको भी उसके लिए मेहनत करनी होगी। तो शॉर्ट रखेंगे हम इस वीडियो को कि लगभग 30 मिनट के आसपास में हम सारी चीजों को कवर कर ले। कंपाइल्ड वीडियोस भी आपको मिलेंगे। तो आपके हम पूरे मंथ में 4 ऐसे सेशंस करेंगे, उसका कंपाइल्ड वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम धीरे धीरे करके सारे देशों को और उनके जो ज्योग्राफिकल और करंट अफेयर के एस्पेक्ट्स है, हम उसको समझ लेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूं। ऐसे बच्चे जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी तक उन्होंने कोई बैचेस परचेज नहीं किया है, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि हाँ कोई बैच हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि एक सिंसियरिटी, डिसिप्लिन मेंटेन हो सके, तो आपके लिए यूपीएससी PW ओनली आईएएस लेकर आया है फाउंडेशन बैचेस, जिसमें कि अभी प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर्स चल रहे हैं, जिसमें कि आपको पता है कि आपको काफी डिस्काउंट मिल रहा है। 2 दिन अभी भी एक्सटेंड कर दिए गए हैं। तो अब 7 जुलाई तक आप सभी जो बैचेस है, संकल्प, प्रहार 2.0, है ना, ये सारे जो बैचेस है वह केवल आप 8000 में परचेस कर सकते हैं। फॉर इंक्वायरी के लिए नंबर्स आपको दिए हुए डिस्क्रिप्शन में है बाकी। और यूपीएससी प्रारंभ, जो कि हमारा 3 ईयर का प्रोग्राम है, प्रारंभ 2027 के लिए जो बच्चे 32,000 में आप बैच परचेस कर सकते हैं। और जो बच्चे प्रारंभ के साथ साथ बीए की डिग्री करना चाहते हैं, उनके लिए 64,000 है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करूंगी क्वेश्चन से, क्योंकि देखो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली चलना हमेशा बहुत सही होता है। मतलब इवन मुझे भी ये लगता है कि जो यूपीएससी की डिमांड है, देखो आखिर क्वेश्चन तो हमें तो घर से बनाना नहीं है ना, किसी कोचिंग संस्था से तो पेपर बनेगा नहीं। अच्छा क्या है कि हम यूपीएससी के जो फुटमार्क्स है उसको फॉलो करें, यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज है उसको फॉलो करें। तो उससे हमें एक तरीका मिलता है सीखने का कि कोई भी पर्टिकुलर जो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं आखिर में फ्रेम कैसे होते हैं। तो यूपीएससी ने 2021 में एक क्वेश्चन पूछा, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्न में से 4 नदियों में से 3 नदियां उनमें से एक में गिरती और सीधे सिंधु नदी में मिल जाती है। अब तक यूपीएससी क्वेश्चन पूछा करता था कि ऐसा करो कि आप ना नॉर्थ से, मतलब उत्तर से दक्षिण, और आप पूर्व से पश्चिम जमा दो, ये एक तरीका होता था। लेकिन अब देखो यूपीएससी ने क्या किया कि एक का ना डिस्क्रिप्शन दे दिया। जैसे कि हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि जो आपका ये सिंधु नदी तंत्र है, इंडस, है ना, जो ये सिंधु नदी तंत्र है, इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगर हम सबसे उत्तरी नदी से कायम बात करें तो यहाँ पर है आपका झेलम रिवर, फिर आपका ये जो चेनाब रिवर है ना, लास्ट भी शायद हमने इसकी बात की थी, आपका रावी रिवर है, फिर ये आपका सतलज है, सतलज में सेपरेटली यहाँ मिल जाती है व्यास, और सतलज में ये सारी नदियों का जल मिल जाता है। तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछा था कि सिंधु नदी प्रणाली में 4 नदियों में से 3 नदियां एक में गिरती है और सीधे सिंधु में मिलती है। कौन सी एक नदी है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये बात हो रही है सतलज रिवर की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं, एक न्यूज बड़ी चर्चा में रही, बड़ा हॉट टॉपिक रहा। तो यूपीएससी जैसे कि इस बार भी वेनेजुएला से क्वेश्चन पूछा, चूंकि वहां का आर्थिक संकट एंड सारी चीजें। अब देखो, डेब्ट चेक ऑन क्राइसिस इन केन्या, केन्या जो है वह हाल ही में चर्चा में रहा। तो अब केन्या का क्या सीन है, पहले हम इसको समझते हैं। देखो होता क्या है
कि जैसे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो विकासशील देश है, उनको डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, इंफ्रा डेवलप करना है, सारी चीजें बनानी है, रोड है, ब्रिज है ना, एयरपोर्ट्स बनाने हैं, कनेक्टिविटी के लिए, व्यापार करने हैं, उद्योग करना है, तब ऐसे में उन्हें पैसों की जरूरत होती है। और ऐसे में ये जो डेवलपिंग कंट्री है, जब पैसों की जरूरत होती है तब क्या करती है, वो बेसिकली दो जगह से वो पैसे जो है वह ले सकती है, ठीक है। तो यहां पे जो विकासशील देश हैं, विकासशील देश, ठीक है, इन्हें प्रगति के लिए पैसा चाहिए। तो देखो, एक तो आपका हो गया कि जैसे कि ये आईएमएफ से लोन ले लें, ठीक है, आईएमएफ देती है ना लोन। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके अलावा चाइना जैसे बड़े खिलाड़ी हैं, चाइना जैसे बड़े खिलाड़ी है जो कि डेब्ट ट्रैप में फंसाने के लिए जो लोन है वह देते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो, जैसे कि वर्ल्ड बैंक भी आप जानते हैं कि हाँ, आईएमएफ के साथ साथ वर्ल्ड बैंक भी पैसा देती है, लेकिन ये पैसा फ्री में नहीं देते हैं भाई। ये आपको पता होगा कि जब ये पैसा दे रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, है ना। पहले इस छोटी सी कहानी को समझो, फिर उसके आगे हम समझते हैं कि आखिर केन्या में जो है वह क्या हुआ। तो देखो, जैसे कि आईएमएफ जो है जब वह लोन देता है, ठीक है, तो ये इस पे कुछ इंटरेस्ट या फिर कुछ ऐसा करेगा कि कुछ अपनी शर्तें लागू कर देता है तब। तो हाल ही में देखो केन्या में क्या हुआ कि केन्या की अगर हम टोटल जीडीपी की बात करेंगे तो यहां पर इस पे कर्ज जानते हो कितना हो गया, टोटल जीडीपी का लगभग 75%। ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टोटल जीडीपी का लगभग 75% कर्ज हो गया। अब ऐसे में जो आईएमएफ से अगर आपको न्यू लोन चाहिए तो आईएमएफ कहता है कि आप ऐसा करें, कुछ आर्थिक सुधार करें। आपको याद होगा इंडिया ने भी 1991 में किए थे। तो यहां पर कुछ रिफॉर्म, कुछ सुधार की बात करता है, ठीक है। तो अब देखो, आईएमएफ ने कहा कि आप क्या करो, आप टैक्स बढ़ा दो, आप सब्सिडी कम कर दो। इंडिया से कहता रहता ना कि आप सब्सिडी जो है वह कम करो। तो इसमें कहा कि आप ऐसा करो कि जो टैक्स है उसको इंक्रीज कर दो। और इसलिए बोलीविया को चूंकि, माफ कीजिए, केन्या को चूंकि नया कर्ज चाहिए था, इसलिए उसने जैसे ही टैक्स को बढ़ाया, लोग सड़कों पे आ गए, पार्लियामेंट को घेर लिया वहां की, है ना। और ऐसे में वहां पे कुछ कैजुअलिटीज हो गई, लगभग 39-40 के आसपास जो लोग हैं उनकी जान चली गई। सरकार ने बिल वापस ले लिया, नहीं बढ़ाया टैक्स की, चलो ठीक है, अब हम टैक्स नहीं बढ़ा रहे, ये हुआ। तो देखो, ये क्या होता है, एक डेब्ट ट्रैप हो जाता है, एक ऋण दुष्चक्र। जैसे कि आप देखेंगे चाइना, श्रीलंका या फिर कई ऐसे छोटे देशों की अगर हम बात करें, उनकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करके उनको फंसा लेता है कि अब ये हम पे डिपेंडेंट हो गए, जो हम कहेंगे वो ये करेंगे। तो ये डेब्ट ट्रैप में केन्या जो है वह फंस गया। अब ऐसे में देखो कि केन्या के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं बच्चों, कि ये जो केन्या है आखिर वो है कहां पर, ठीक है। ये श्रीलंका, पाकिस्तान, कई देशों के साथ इस तरह से हो चुका है। आप देखेंगे कि अफ्रीका का एक देश है केन्या, इससे होके इक्वेटर पास हो रही है। क्या हो रही है, जो विषुवत रेखा है वो होके पास हो रही है। कहां पर है ये, आप देखिए कि ये यहां पर, ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका के ये ईस्ट साइड हो गया ना, तो अफ्रीका के ये पूर्वी तट पर है। और इसकी जो ईस्ट साइड वाली सीमा ये हिंद महासागर से मिल रही है, ठीक है। अब देखो, ये इसका केवल केन्या का मैप हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नैरोबी है ये इसकी क्या है, कैपिटल है, ठीक है। ये वाला जो इसका तटीय पार्ट है वह किससे जुड़ रहा है, हिंद महासागर से जुड़ रहा है। किससे जुड़ रहा है, हिंद महासागर। और अगर हम इसके चारों तरफ कौन कौन से कंट्रीज है उसकी बात करेंगे तो देखो, यहाँ पर ये सोमालिया है, ठीक है। आप नॉर्थ में जाएंगे, इथोपिया है, ठीक है, युगांडा है, लेक विक्टोरिया लेक है। लेक विक्टोरिया क्यों फेमस है, ठीक है, लेक विक्टोरिया है, तंजानिया है। तो ये यहां पर आप चाहें तो आप क्लॉकवाइज तरीके से जो है वह याद कर ले, इथोपिया, सोमालिया, तंजानिया, लेक विक्टोरिया, ठीक है, एंड युगांडा, एंड यहां पर ही साउथ सूडान, ठीक है। इस बार साउथ सूडान से भी कुछ क्वेश्चंस थे। तो यहां पर ये मैप में चीजें आपको याद रखनी है, क्लियर है। अच्छा, अगर हम केन्या की बात करेंगे तो आप याद रखो कि ये ब्रिटिश उपनिवेश था। 1963 में, 1963 में ये स्वतंत्र होता है, आजाद होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप देखेंगे कि अफ्रीका की इकोनॉमी और जीडीपी जो है वह काफी कम है, और यहाँ पर कई गरीब देश है, ठीक है। इसके चारों तरफ के जो देश है वो आपको याद रखना है। और इसके समुद्र जो सीमा है, जो तटीय क्षेत्र है, वो कहां से मिल रही है, हिंद महासागर से मिल रही है। तो ये पूरा केन्या का सीन था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे बोलीविया की, है ना। केन्या हो गया, बोलीविया पे आ जाते हैं। देखो, बोलीविया आखिर है कहां, तो ये आपका जो है अफ्रीका मत समझ लेना, ठीक है। ये आपका दक्षिण अमेरिका है। तो दक्षिण अमेरिका का एक देश है बोलीविया। हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि यहां पर बोलीविया में आर्थिक संकट जो है वह रहा, और इसके चलते यहां पे जो तख्ता पलट है, तख्ता पलट का प्रयास हो रहा था। तो बहुत सारे ऐसे देश है जो कि स्थिर राजनीतिक व्यवस्था के चलते काफी चर्चा में रहते हैं। तो यहां पर देखो कि अगर हम बात करेंगे कि दक्षिण अफ्रीका का ये जो देश है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका,
दक्षिण अमेरिका का ये जो देश है पश्चिम मध्य दक्षिण अमेरिका में है, और आप देखेंगे कि ये बेसिकली इसकी सीमाएं किसी भी सागर महासागर से टच नहीं हो रही, तो हम इसको कह देते हैं कि ये कैसा कंट्री है, ये स्थल रुद्ध है। कैसा कंट्री है, ये स्थल रुद्ध है, स्थल आबद्ध है, स्थल रुद्ध है। इसका मतलब चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। तो एक तरफ ब्राजील है, पेरू है, चिली है, पराग्वे है, ठीक है, तो अर्जेंटीना है। तो ये इसके चारों तरफ के क्या हो गए, कंट्रीज हो गए, ठीक है। इसके अलावा देखो कि बोलीविया को अगर आप देखेंगे तो इसकी जो सीमा है, आप देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका की जो सबसे लंबी पर्वतमाला की अगर हम बात करें, वो विश्व की लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है ना। तो बोलीविया का बेसिकली 1/3 जो भाग है वह एंडीज पर्वतमाला के बीच में स्थित है। 1/3 जो भाग है वह किसका हिस्सा है, एंडीज पर्वतमाला का, एंडीज पर्वतमाला का, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे मैपिंग कैसे कर सकते हैं कि हम एंडीज पर्वतमाला को सीख लें, ठीक है। तो बहुत सी चीजें आप स्टैटिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। इसमें देखो कि इस पे अगर हम देखें तो बोलीविया पे जो है, यूरोप का जो देश है, आप देखेंगे कि स्पेन ने भी काफी जो देश है उन पर किया हुआ था शासन। तो स्पेन का एक नियंत्रण यहाँ पर था, और 1825 में 1825 में ये जो देश है वह स्वतंत्र हुआ। अगर हम इसकी मुद्रा की बात करेंगे तो इसकी मुद्रा का नाम है बोलीवियाई, बोलीवियानो, ठीक है, बोलीवियाई बोलीवियानो, ठीक है, ये इसकी मुद्रा है। तो थोड़ा सा आपको यही चीजें इसके बारे में याद रखनी है। क्लियर, आगे चलते हैं। अच्छा, राजधानी की ओर हम बात कर लेते हैं। तो वैसे तो इसकी 2 राजधानियां हैं, पर जब हम कार्यकारी या मुख्य राजधानी की बात करेंगे तो ये इसकी है लापाज, ठीक है। मुख्य राजधानी की बात करेंगे तो ये है इसकी राजधानी लापाज। इसके अलावा इसकी एक और राजधानी गिनी जाती है जो कि है सुक्रे। कौन सी राजधानी, सुक्रे, ठीक है। और यहाँ की अगर हम आर्थिक प्रणाली की बात करें तो एक मिश्रित आर्थिक प्रणाली जो है यहाँ पर अपनाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट हम बात करेंगे चाबहार की। देखो हाल ही में हुआ क्या, जैसे कि पाकिस्तान में एक जो बंदरगाह है जिसका की नाम है ग्वादर पोर्ट, ग्वादर बंदरगाह। तो इस ग्वादर बंदरगाह पर जैसे ही आप देखेंगे वही डेप टैप वाली बात हो गई। तो इससे इसका विकास कौन करने लगा, चीन। खुद सोचिए कि अगर चाइना डेवलपमेंट यहाँ का कर रहा है या इसके इन्वेस्टमेंट, इसके विकास के लिए पैसा दे रहा है, तो ये इसके अगेंस्ट तो नहीं जाएगा पाकिस्तान। तो ऐसे में देखो कि ग्वादर बंदरगाह का जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए ईरान का एक जो बंदरगाह है जिसका नाम है क्या, चाबहार, ठीक है, चाबहार बंदरगाह। तो इसको कौन विकसित करने लगा, ये भारत, ठीक है, भारत इस पे इन्वेस्ट कर रहा है। अब देखो कि अगर हम चाबहार बंदरगाह की बात करें, ये एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो ईरान तक हमें सीधी पहुंच देता है, मतलब ईरान से सीधी एक पहुंच देगा। इसके अलावा देखो ये अगर हम देखें तो ईरान के किस प्रांत में है, तो ये सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत है। क्या नाम है इसका, सिस्तान बलूचिस्तान, सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत, ठीक है, इस प्रांत में है ये चाबहार बंदरगाह। अब हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा बच्चों क्योंकि भारत और ईरान चाबहार बंदरगाह और जाहेदान शहर के बीच में, ये रहा ईरान का एक शहर जाहेदान, जाहेदान के बीच में एक नया रेलवे जो मार्ग है वह भी बना रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो कि चाबहार की जो आखिर कनेक्टिविटी है, आप देखेंगे कि हम मुंबई बंदरगाह से बात करें या फिर कांडला से बात करें तो डायरेक्ट आप चाबहार तक पहुंच सकते हैं, और चाबहार से होते हुए फिर आगे हम रशिया तक जा सकते हैं। बेसिकली देखो हम यहां पर एक रेलवे लाइन की जो बात है वह करने वाले हैं, और ये रेलवे लाइन कहां से कहां तक होकर जाएगी, ये हमें डायरेक्ट इंडिया से लेके ये ईरान से होती हुई और भी कई देशों, और ये हमें कनेक्टिविटी कहां की देगी, रूस की देगी। तो यहां पर भारत और रूस है ना, भारत और रूस के बीच में एक सीधा एक जो व्यापारिक मार्ग है वो बनाने के लिए ईरान का जो यहाँ पर चाबहार बंदरगाह है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा देखो कि यहां पर ना एक पूरा कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है, जिसे कि हम कह रहे हैं INSTC कॉरिडोर, मतलब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ना, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। और ये पूरा जो कॉरिडोर है ये 7200 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और इससे जानते हो क्या होगा, स्पेशली जब हम इंडिया और रशिया की बात करेंगे तो देखो पहले का ये मार्ग हुआ करता था और इस मार्ग से होकर लगभग 40 दिन लगते थे,
40 डेज लगते थे आपको रूस पहुंचने में, लेकिन इस मार्ग से ये जो समय है वह केवल अब 20 डेज हो जाएगा। ठीक है, इस मार्ग से जो ये समय है वह कितना हो रहा, 20 डेज हो रहा। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपका समय जो है वह आधा हो रहा है तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो कम होगी या नहीं होगी। और जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है व्यापार में मुनाफा होगा, तो व्यापार में बढ़ावा भी होगा। तो यहां पर देखो कि ये 7200 किलोमीटर जो ये INSTC की प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, ये एक मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल का मतलब है कि ये जो रेलवे, ये जो कॉरिडोर है ना, यहां पर रेल भी होगा, जहां जरूरत है वहां रोड होगा, ठीक है, और यहां पे सी पोर्ट भी होगा, ठीक है, जो मार्ग है वह भी होगा। तो ये सारी चीजें आपको इस पे याद रखनी है। अब देखो जैसे कि 2017 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा कि भारत के द्वारा जो चाबहार बंदरगाह है ईरान का, इसको विकसित करने के पीछे इसका इंपॉर्टेंस जो है वह क्या है। तो अफ्रीकी देशों से व्यापार, नो। तेल उत्पादक अरब देशों से व्यापार, नो। अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंच के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, यस एग्जैक्टली। तो देखो आप देखेंगे कि ये मार्ग एक ही हो सकता था कि इंडिया यहां से होकर भी तो पहुंच सकता था रशिया, बट यहां से होकर हम नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए, इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि बीच में ये कौन है, ये बहुत जो परम मित्र है हमारा पाकिस्तान, वो बैठा हुआ है, ठीक है, जो देश में ऑलरेडी आतंकवादी इतनी घटनाओं को अंजाम देता रहता है। तो क्या इससे ये पॉसिबल है कि हम शांतिपूर्वक रूप से कोई एक ऐसा कॉरिडोर बना ले कि हम मध्य एशिया और बाकी जो रशिया तक पहुंचे वो विकसित कर ले? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया कि ईरान का जो पोर्ट है चाबहार, हमने इसका यूज किया ताकि हम रशिया तक जो है वह सीधी पहुंच हो सके और मध्य एशिया और बाकी देशों से भी एक जो कनेक्टिविटी है वह हमारी बन सके। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। अब आगे देखो, एक बात और याद रखो कि ये बेसिकली कैस्पियन सागर, देखो ये है आपका कैस्पियन सागर, ये जो बीच का इलाका आपको दिख रहा है ना, ये क्या है आपका कैस्पियन सागर। तो बीच में कुछ जलमार्ग जो होगा वह कहां से होगा, एक यहां पर ये कैस्पियन सागर है। देशों की बात तो हमने कर ली, हम कुछ उसकी भी बात कर लेते, वाटर बॉडीज की। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो फारस की खाड़ी है, ठीक है, तो ये कैस्पियन सागर को फारस की खाड़ी से जो है वह जोड़ेगा और फारस की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ेगा। तो एक सी रूट भी बन गया है ना, एक क्या हो गया, एक सी रूट भी यहां पर बन जाता है। कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर को जोड़ेगा। और जो इससे परिवहन लागत है भारत और रशिया के बीच में, ये भारत और रूस के बीच की जो परिवहन लागत है वह 30% तक कम हो जाएगी, 30% तक कम होगी लागत। क्लियर है? तो ये हमारे लिए इसका इंपॉर्टेंस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और इंडिया की ही एक रिवर की बात करते हैं जिसका की नाम है श्योक रिवर। हाल ही में देखो जो श्योक रिवर है वह चर्चा में रही, और ये चर्चा में क्यों रही, ये रही आपकी श्योक रिवर। ठीक है, तो श्योक रिवर इसलिए चर्चा में रही बच्चों क्योंकि हाल ही में एक सैन्य प्रशिक्षण के दौरान इसमें जो तेज जलधारा थी उसके कारण एक टैंक बह गया, कुछ सैनिकों की भी मौत हो गई। तो देखो अगर हम श्योक की बात करें तो ये लद्दाखी नेम है, लद्दाखी रिवर है। आगे जाके आपको पता है कि श्योक रिवर जो है वह किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है ना, सिंधु की सहायक रिवर है श्योक रिवर। तो श्योक जो है वह लद्दाखी नेम है। तो इसका अगर हम देखें, इसका ट्रांसलेशन देखें, इसका अर्थ देखें, रिवर ऑफ डेथ, रिवर ऑफ डेथ इसको कहा जाता है, मृत्यु की नदी इसको कहा जाता है। और ये पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में सिंधु में मिल जाती है। सिंधु में कहां मिलती है श्योक रिवर, पाकिस्तान के जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है, गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र में सिंधु नदी में मिल जाती है। इसकी जब हम राइट साइड की बात करेंगे तो इसकी राइट साइड में, श्योक रिवर की राइट साइड में कौन सी नदी है, एक और नदी आपको दिखाई देती है, और वो आपकी नदी होगी नुब्रा नदी। इसके राइट साइड में है ना, या दाहिनी तरफ कौन सी रिवर होगी, तो यहां पर नुब्रा नदी। क्लियर?
एक और बात कि यहाँ पर ये किस ग्लेशियर से इसका उद्गम स्थल है, तो इसका ग्लेशियर जहां से इसका उद्गम होता है इसका नाम है रीमो ग्लेशियर, रीमो ग्लेशियर। और ये किसका भाग है, आपने सियाचिन ग्लेशियर सुना है, तो रीमो ग्लेशियर जो है ये सियाचिन ग्लेशियर का ही एक पार्ट है, सियाचिन ग्लेशियर का ही एक पार्ट है, और इसलिए हाल ही में जो ये श्योक रिवर है वह चर्चा में रही। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट चर्चा में रहा सेशल्स। आपने देखा कि सेशल्स के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो पीएम मोदी की जो शपथ समारोह है उसमें आए हुए थे, ठीक है। अब देखो कि सेशल्स की हमें देखना है कि आखिर हम वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ये हमें कहां दिखाई देगा। आप देखेंगे कि बेसिकली जो अफ्रीका है, ठीक है, और ये अफ्रीका की मुख्य भूमि से दूर है, ये आपका अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका की ये मुख्य भूमि हो गई। तो मुख्य भूमि से दूर यहां पर आपको एक द्वीपीय समूह है, ये क्या है, एक द्वीपीय समूह है, और इसमें लगभग सेशल्स में कितने हैं, लगभग 115 द्वीप है ना, तो एक द्वीप राष्ट्र है ये सेशल्स। अगर हम इसकी कैपिटल की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल क्या है, विक्टोरिया, विक्टोरिया इसकी कैपिटल है। अच्छा देखो कि ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये किस में स्थित है, हिंद महासागर में। तो जो भी हिंद महासागर में स्थित अगर इस तरह के द्वीपीय देश है तो भारत उनके साथ एक रणनीतिक और एक साझेदारी करके चलता है ताकि हमें हिंद महासागर में स्मूथनिंग तरीके से जो चीजें है वह हम कर सके। तो देखो कि एक सैन्य पहल की हम बात करते हैं, एक हिंद महासागर में एक रणनीतिक और एक पहल की बात करेंगे, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो इसको हम कहते हैं सागर पहल, ठीक है। तो सेशल्स जो है वह सागर पहल का हिस्सा है, सागर पहल का हिस्सा है। कोविड-19 के समय में अगर हम देखेंगे तो कोविड-19 में ऐसे पहले द्वीपीय देशों, मतलब ऐसे पहले देशों में से था जिसने कि भारत के लिए जो वैक्सीन है कोविड की वह अवेलेबल कराई थी। तो सागर का फुल फॉर्म एक बार जरूर याद कर लेंगे। इसके अलावा देखो एक आपको एक सैन्याभ्यास भी याद रखना है जिसका नाम है लामितीय। मार्च में आप देखेंगे तो यूपीएससी अब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछने लगा है, खैर काफी समय से पूछता है, ये नया तरीका नहीं है कोई। तो भारत और सेशल्स के बीच में एक, भारत और सेशल्स के बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। लामितीय का मतलब होता है मित्रता, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है लामितीय, ठीक है। 20 मार्च के आसपास में ये हुआ था। तो आप यहां पर देख लेंगे कि यहाँ पे देखो ये मेडागास्कर द्वीप है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मेडागास्कर के बेसिकली कहां पर है, उत्तर में है। और अगर हम देखेंगे तो जो सेशल्स है, सेशल्स के यहाँ पर ये पूरा हिंद महासागर है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी मुद्रा सेशल्सी रुपया है। इसके बारे में खैर इतना ही है ना, आपको याद रखना है कि इसकी कैपिटल विक्टोरिया। 1976 में ये स्वतंत्र हुआ था। कब स्वतंत्र हुआ था, 1976 में ये स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे असम्पशन द्वीप की, जो कि यहां पर ही है, ठीक है। तो ये देखो इन दोनों ही द्वीपों को वर्ल्ड मैप पे खोजना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत बहुत छोटे क्षेत्र है। तो यहाँ पर ही एक कौन सा द्वीप है, एक असम्पशन आइलैंड भी है। थोड़ा सा यहाँ के आइलैंड्स पे नजर डालो, ये आपका रीयूनियन है, ये मेडागास्कर है। और अगर हम वर्ल्ड मैप मतलब चीजों को कैसे देखेंगे कि मेडागास्कर के कहां पर, ईस्ट में है ना, पूर्व में रीयूनियन है, नॉर्थ में बात करेंगे तो असम्पशन है, कोमारो आइलैंड की बात करेंगे तो ये कहां पर है, ये आपका अफ्रीका है। आप अफ्रीका में देखेंगे ये हॉर्न टाइप का है तो इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। यहाँ पर कुछ कंट्रीज है, कुछ देशों के नाम आप कमेंट करके बताना कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है। तो अच्छा देखो ये हम्बन टोटा है, ये कहाँ का बंदरगाह है, श्रीलंका का है ना। चाइना ने इसको भी विकसित करने के लिए कुछ पैसा वगैरह दिया हुआ है। ये ग्वादर पोर्ट है, हम पहले ही बात कर चुके। यहाँ पर ये यूएई है। तो थोड़ा सा आपको चीजों को देखते रहना है, ठीक है। तो इंडियन ओशियन में जो भी इस तरह की ये द्वीपीय देश होते हैं उन सभी से बेसिकली हम कुछ ना कुछ एक स्ट्रैटेजिक, एक पार्टनरशिप, एक रणनीतिक भागीदारी बनाते हुए चलते हैं। क्लियर है। अब हम चलते हैं एक और वर्ल्ड में, एक और पाइपलाइन जो दो देशों के बीच है, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन। और ये है किसके बीच में, रूस और जर्मनी के बीच में। क्वेश्चन अगर आ जाए कि ये पाइपलाइन चर्चा में रही किन देशों के बीच में है, तो आप देखेंगे कि जर्मनी और रूस है ना, जर्मनी और रूस के बीच में, इन दोनों के बीच में ये पाइपलाइन है, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन। तो ये पाइपलाइन देखो ऐसा नहीं है कि कोई भूमि से होकर जा रही है, जमीन से होकर जा रही है, ये पाइपलाइन जा रही है अंदर सी। और इस सागर को कहते हैं बाल्टिक सागर, ठीक है। ये कौन सा सागर है, जो हम बाल्टिक सागर की बात करते हैं,
तो बाल्टिक सागर के नीचे से बेसिकली ये जो पाइपलाइन है वह 1224 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। याद रहेगा, बाल्टिक सागर के नीचे से जर्मनी और रशिया के बीच में ये पाइपलाइन है। इससे होकर काफी सारे जो स्पेशली अगर हम बात करें प्राकृतिक गैस का जो परिवहन है वह किया जाएगा। और बेसिकली इसका उद्देश्य ये है कि जैसे कि हम बाकी जो कंट्रीज हैं उनसे हम परिवहन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना रहें। जैसे कि अगर हम देखें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने हमें अगर रास्ता नहीं दिया तो हम कहां से, ईरान के चाबहार बंदरगाह से होकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कई तरह के वे होते हैं जुड़ने के। अगर हम एयरवे की बात करें, लेकिन उससे हम सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते, बहुत लिमिट्स होती है उसकी, है ना। इसके अलावा हम जहाजों की बात करें या अगर आपको डीजल, पेट्रोल या प्राकृतिक गैस की बात करनी है, उसका सबसे अच्छा तरीका होता है, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट इसमें काफी सारी आती है, और ये होता है तरीका पाइपलाइन का। ठीक है, तो यहां पर इसकी अगर हम बात करें तो 11 और 12 में इसका जो कार्य है वह शुरू हुआ था, और ये एक मेन सोर्स बन गया कि प्राकृतिक गैस का आपको परिवहन आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो बाल्टिक सागर के माध्यम से ये जर्मनी और यहां पर रूस में आप देखेंगे कि उत्तर पश्चिम रूस में ये वाइबोर्ग से ये जोड़ रही है। अगर हम रशिया की बात करेंगे तो आपको पता होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का अगर भंडार किसी के पास मौजूद है तो वो रशिया के पास मौजूद है। लगभग कुल बजट का 40% हिस्सा रशिया को किससे प्राप्त हो रहा है, गैस व तेल की बिक्री से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम ये नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन की बात करेंगे तो ये पाइपलाइन का मेन काम क्या होगा, या मेन इसका उद्देश्य क्या है, मेन इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये रशिया को विश्व के जो बाजार है उससे एक पहुंच बनाने और अपनी प्रभाव को बढ़ाने में काफी हेल्प करेगी। तो नेक्स्ट देखो कि बाल्टिक सी के सराउंडिंग कौन कौन से नेशंस हैं, यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बाल्टिक सागर के चारों तरफ 9 देश हैं। ठीक है, बाल्टिक सागर के चारों तरफ कितने देश हैं, 9 देश है। तो यहां पर ये रहा आपका स्वीडन, आप इसको मैप में बना लीजिए क्लॉकवाइज। ठीक है, स्वीडन है, ये आपका जो ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है ये फिनलैंड का पोर्शन है, ये आपका एस्टोनिया है, एस्टोनिया। ठीक है, यहाँ पर ये आपका लाटविया है, लाटविया की राजधानी क्या है, रीगा। ठीक है, लिथुआनिया है, लिथुआनिया, ये आपका यहाँ से कुछ पोर्शन रशिया का है, कुछ पोर्शन आपका यहाँ पर रशिया का है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे पोलैंड है, जर्मनी है, डेनमार्क है। ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये पोलैंड का है, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है लाइट येलो ये जर्मनी है, ये यहाँ पर हिस्सा आपका किसका है, डेनमार्क का। ठीक है, तो ये जो बाल्टिक सागर है, और अभी जिस हम पाइपलाइन की बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे कि ये रशिया और जर्मनी के बीच में होगा, है ना। तो यहाँ पे ये बाल्टिक सी की बात करी हमने। अच्छा, एक बात और समझो कि बाल्टिक सागर के अलावा कुछ ऐसे देश है जिन्हें कि हम बाल्कन कंट्रीज कहते हैं या बाल्टिक देश कहते हैं। तो ये यूरोप के मैप में आप देखेंगे। ठीक है, ये आपका यूरोप का मैप है ना, यूरोप के देश है। तो यूरोप के मैप में नॉर्थ ईस्ट की यानी कि उत्तर पूर्व की, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के 3 देश है जिन्हें कि हम इस बाल्टिक सी के नाम पर हम उनको बाल्कन कंट्रीज कह देते हैं, और उन देशों के नाम है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया। ठीक है, तो यहां पर ये 3 कंट्रीज, इसको हम क्या कह देते हैं, बाल्कन कंट्रीज कह देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एस्टोनिया की कैपिटल तलिन है, ठीक है, लातविया की रिगा है, और लिथुआनिया की कैपिटल विल्नियस है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें इन चीजों को भी याद रखना है। ठीक है, याद रखो कि ये जो बाल्कन कंट्रीज है ना, ये पहले यूएसएसआर का हिस्सा थे, यूएसएसआर का हिस्सा थे। आगे हम धीरे धीरे आईआर की जो चीजें हैं, मैपिंग की जो चीजें हैं बच्चों, हम उनको भी पढ़ते रहेंगे। तो आप देखेंगे कि जब 1991 में जो सोवियत संघ है, रूस जिसका उत्तराधिकारी कहा जाता है, जब इसका विघटन हुआ तो ये जो कंट्रीज है इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। ज्यादातर इन की हम बात करें तो इनकी जो अर्थव्यवस्था है वह कैसी है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था है यहाँ की, कृषि प्रधान है यहाँ की जो इकोनॉमी है। ठीक है, तो ये आज का सेशन था जिसमें कि हमने काफी सारे जो मैप थे इसके बारे में डिस्कशन किया। तो आपके सुझाव, रिफॉर्म्स कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।